नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का संकल्प आज एक बार फिर दोहराया। लंदन की धरती पर एस जयशंकर ने कहा, जिस दिन पीओके वापस आ जाएगा उसके बाद कश्मीर की सारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आजकल ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लंदन में जयशंकर ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर, विदेश मंत्री डेविड लेमी, होम मिनिस्टर येवेट कूपर से मुलाकात की है। इसके बाद जब विदेश मंत्री ब्रिटेन के मशहूर थिंक टैंक चैथम हाउस पहुंचे, सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। जयशंकर ने हर मसले पर खुलकर भारत का पक्ष रखा। इसी दौरान वहां मौजूद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जयशंकर को एम्बेरस करने की नीयत से कश्मीर के मसले पर सवाल उठाया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा, वो जयशंकर को मुश्किल में डालने वाला सवाल पूछने जा रहे हैं। इन माशा ने कहा कि वो कश्मीर मसले का क्या हल देखते हैं, भारत इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेगा। एस जयशंकर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का एजेंडा समझ गए थे। उन्होंने करारा जवाब दिया, सवाल पूछने वाले की हवा निकाल दी। विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई है। आर्टिकल 370 हट गया है, विकास हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बन गई है। अब जैसे ही कश्मीर के कुछ हिस्से से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा खत्म होगा, पीओके भारत के साथ मिलेगा, वैसे ही कश्मीर मसला सॉल्व हो जाएगा। जो बची हुई प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. जयशंकर ने लोडेड सवाल पूछने वाले की बोलती बंद कर दी। पूछने वाला भी जानता था कि पाकिस्तान में हमारे कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। वो भी जानता था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आतंकवादियों के लिए लॉन्च पैड बना हुआ है। एस जयशंकर ने कहा, जो कहा वो हर भारतवासी की इच्छा है। हमारा कश्मीर हमें जल्दी से वापस मिले। ये मांग, ये ललक आज की नहीं है, बरसों पहले की है। लेकिन आज जयशंकर ने जो कहा वो बाकी दुनिया को समझाने के लिए है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और भारत के पास जो कश्मीर है उसमें कितना फर्क है। ये बताने के लिए है कि हमारे कश्मीर में कश्मीरियत है, जमहूरियत है और इंसानियत है। इसीलिए जयशंकर ने चुनाव का जिक्र किया, आर्टिकल 370 हटाने की बात कही और कश्मीर के लोगों की प्रॉस्पेरिटी का अंतर समझाया। वो ये दावा इसलिए कर पाए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में ये करके दिखाया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत दिखाई देता है जब पाकिस्तान की एसआई जब पूरी तरह फ्रस्ट्रेट नजर आती है और घटिया हरकतों पर उतर आई है। इसका एक एग्जाम्पल कल ही देखने को मिला। जब विदेश मंत्री चैथम हाउस से निकले तो बाहर खालिस्तानियों का एक ग्रुप उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही जयशंकर बाहर आए तो खालिस्तानियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, उन्हें रोकने की कोशिश की। गाड़ी के सामने आकर तिरंगे का अपमान किया। हालांकि एस जयशंकर जब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तब सड़क के किनारे खड़े खालिस्तानी सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन जैसे वो गाड़ी में बैठे, खालिस्तानियों के ग्रुप में से एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर विदेश मंत्री की गाड़ी के पास पहुंच गया। और उसके बाद उसके कुछ साथी भी करीब पहुंच गए और विदेश मंत्री की गाड़ी के सामने खड़े होकर तिरंगे का अपमान किया। कुछ लोगों ने गाड़ी के बोनट पर चढ़ने की कोशिश की। हालांकि तब तक लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जवानों ने इन खालिस्तानियों को काबू में कर लिया था। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। इसे विदेश मंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर की सुरक्षा में यह चूक
ब्रिटिश पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। उग्रवादियों और अलगाववादियों को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद लगाई कि ब्रिटेन की सरकार ऐसी घटनाएं रोकने की अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। ये बात तो लंदन में रहने वाले आपको बता देंगे कि वहां पाकिस्तानी और खालिस्तानी कितने बेलगाम हो गए हैं और ब्रिटिश सरकार जानबूझकर अनजान है, खालिस्तानियों पर रोक लगाने में नाकाम है। मैं कुछ उदाहरण आपको गिनवा देता हूं। इस साल जनवरी में खालिस्तानी उग्रवादियों ने भारत के हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया था। लंदन के हैरो इलाके में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की थी। 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी प्रोटेस्ट करते हुए हाई कमीशन के अंदर तक घुस गए थे। भारत सरकार ब्रिटेन से कई बार कह चुकी है कि वो खालिस्तानी उग्रवादियों को कंट्रोल करे, उन पर लगाम लगाए, लेकिन आज की घटना से एक बार फिर साफ हो गया कि लंदन खालिस्तानियों के लिए ओपन शेल्टर बन गया है। उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। कल लंदन में जो हुआ वो भारत के विदेश मंत्री की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है। अगर ब्रिटेन ने वक्त रहते ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई तो उनके लिए भी ये बड़ी मुसीबत बन जाएगी। आज उत्तर प्रदेश से भी हैरान करने वाली खबर आई। पता लगा कि खालिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर महाकुंभ भी था। खालिस्तानी दहशतगर्द महाकुंभ के दौरान बड़ा हमला करने की फिराक में थे। आज यूपी में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक आतंकवादी पकड़ा गया है। लजर मसीह नाम के इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी प्रयागराज के पड़ोसी जिले कौशांबी से यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर की। पूछताछ में इस आतंकवादी ने कबूल किया कि उसे आईएसआई की तरफ से महाकुंभ में आतंकवादी हमला करने का हुक्म मिला था, लेकिन मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के कारण वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। लजर मसीह अमृतसर के कुरलिया गांव का रहने वाला है। वो काफी समय से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के संपर्क में है। उसका हैंडलर बब्बर खालसा का आतंकवादी जीवन फौजी उर्फ स्वर्ण सिंह है। स्वर्ण सिंह के कहने पर लजर मसीह आईएसआई की मदद से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करता था। ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स पंजाब पहुंचाए जाते थे, जिनको लजर मसीह डिस्ट्रीब्यूट करता था। पंजाब के थानों पर हुए हमलों में इस्तेमाल किए गए ग्रेनेड की सप्लाई लजर मसीह ने ही की थी। पंजाब पुलिस ने पिछले साल उसको अरेस्ट किया था, लेकिन जेल में लजर मसीह का कुछ कैदियों से झगड़ा हुआ। वो बुरी तरह घायल हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और वो हॉस्पिटल से फरार हो गया। पंजाब पुलिस का दावा है कि हॉस्पिटल से भागने के बाद मसीह ने अपने हैंडलर जीवन फौजी से कांटेक्ट किया। जीवन फौजी ने उसको महाकुंभ में बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी दी। लजर मसीह के बारे में यूपी पुलिस को पंजाब पुलिस से टिप ऑफ मिला था और उसको कल देर रात कौशांबी के कोखराज इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। मसीह के कब्जे से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 पिस्टल और 13 विदेशी कारतूस बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि लजर मसीह ने गाजियाबाद से एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था। आधार कार्ड की मदद से वो अपना पासपोर्ट बनवाना चाहता था, जिससे महाकुंभ में हमला करने के बाद वो विदेश भाग सके। महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशांबी से गिरफ्तार किया गया है। ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से वो ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह
पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था। ये भी चीज़ प्रकाश में आई है कि घटना कारित यहाँ कोई बड़ी घटना कारित करने के बाद से पासपोर्ट बन जाने पे इसको पुर्तगाल जाने की इसकी प्लानिंग थी। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि अगर आईएसआई की साजिश कामयाब हो जाती तो कितना बड़ा हादसा होता, कितनी तबाही होती, कितना विनाश होता। ये तो यूपी में बदला हुआ माहौल है, पुलिस के अलर्टनेस है कि आतंकवादी अपना काम नहीं कर पाया। इसके लिए पंजाब पुलिस की भी तारीफ करनी होगी जिसने यूपी पुलिस को टिप ऑफ दिया था। आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच से पहले आज क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने टारगेट किया। मोहम्मद शमी पर इस्लाम के नियम कायदों की तौहीन का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया। असल में सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी की एक तस्वीर वायरल की गई। ये पिक्चर संडे को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए सेमीफाइनल की है, जिसमें मोहम्मद शमी मैदान में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तस्वीर के आधार पर सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया। तमाम मौलानाओं और कट्टरपंथियों ने कहना शुरू कर दिया कि रमजान के महीने में मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर बड़ा गुनाह किया है। किसी ने लिखा, रमजान में खुलेआम एनर्जी ड्रिंक पीना रोजे की तौहीन है। किसी ने शमी से सवाल किया कि धर्म बड़ा या देश। किसी ने कहा, शमी को हिंदू इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें मजहब से दूर रहने वाले मुसलमान पसंद हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो शमी को इस्लाम का गुनहगार ठहरा दिया। शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि रोजा रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। शमी ने 2 गुनाह किए हैं, उन्होंने रोजा भी नहीं रखा और ग्राउंड पर पानी पीकर मुसलमानों को गलत मैसेज दिया। ये रोजे की तौहीन है, उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है, सब पर रोजा रखना फर्ज है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। अलीगढ़ के चौधरी इफ्राहिम हुसैन खुद को इस्लाम का बड़ा पैरोकार बताते हैं, स्कॉलर बताते हैं। चौधरी साहब तो मौलाना शहाबुद्दीन से 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा, मोहम्मद शमी तो मुसलमान ही नहीं है, रोज़ा रखना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। जो शख्स रोज़ा नहीं रखता, इस्लाम को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी, इनके बारे में खबर आ रही है कि रमज़ान में ये रोज़ा नहीं रख रहे। इस्लाम में रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज जो अल्लाह की तरफ से ये फ़र्ज़ बनाए गए हैं, अगर कोई मुसलमान इसमें से किसी भी फ़र्ज़ का इनकार करता है या जानबूझकर छोड़ता है तो वो गुनहगार तो है ही, उसके मुसलमान होने पर भी शक है। चाहे मोहम्मद शमी हो या अन्य मुसलमान हो, इस्लाम के जो भी फ़राइज़ हैं, अल्लाह ने जो हुक्म दिए हैं, फ़र्ज़ किए हैं, उन्हें मानना ज़रूरी है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूँ। मौलानाओं ने, कट्टरपंथियों ने शमी पर निशाना साधा तो उनके बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने उनको जवाब दिया। सिद्दीकी ने कहा कि शमी कोई क्लब क्रिकेट का मैच नहीं खेल रहे, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में देश की इज्जत का सवाल है और शमी ने मुल्क को मजहब से पहले रखा। यह काबिल तारीफ है। जो भी बोल रहे हैं वो उनकी क्या तो समझ उनके बिल्कुल नहीं है, कुछ भी इस्लाम के बारे में जानते नहीं है वो कुछ,
क्योंकि ये देश के लिए कोई बच्चा खेल रहा है, वो कोई लोकल मैच थोड़ी खेल रहा है। लोकल मैच खेल रहा हो तो उस पर आप वो दे सकते हैं, वो देश के लिए खेल रहा है। और देश के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत है देश के लिए तो आपको रोजा क्या उसमें वो है भाई, आप रोजा नहीं रख रहे तो आप बाद में रख सकते हैं। हमारे इस्लाम में इसका वो है कि भाई अगर आप बीमार हैं तो रोजा नहीं रख सकते, आप देश के लिए खेल रहे हो तो आप बाद में रख लो रोजा, उसमें कौन मना कर रहा है। आप ईद के बाद रोजा रख सकते हैं जितने आपके रोजे छूट जाए। मैं तो बेवकूफी कहूंगा उनकी, अब उन्हें की समझ पे मुझे तो तरस आ रहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें तो नाज होना चाहिए स्वामी पर, भाई आपके मुस्लिम समाज को वो कहां से कहां तक आपको कितनी इज्जत दिला रहा है, और आप ऐसी बात वो कर रहे हैं उसके लिए। आप उसके सपोर्ट में खड़े होने चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, और आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। ये बात सही है, बातें तो बेवकूफ़ी की हैं। और रोज़े के बहाने बहुत सारे मौलाना मोहम्मद शमी पर टूट पड़े, लेकिन कुछ समझदार भी हैं। दिल्ली की मोतीलाल नेहरू मस्जिद के इमाम मौलाना अरशद ने कहा कि शमी की आलोचना वही लोग कर रहे हैं जिन्हें दीन की समझ नहीं है। इस्लाम में बीमारों को, मुसाफिरों को रोज़े न रखने की छूट दी गई है। मौलाना अरशद ने कहा कि मोहम्मद शमी इस वक्त देश से बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अगर वो रोज़ा नहीं रख रहे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। शमी को टारगेट करने वाले इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये बड़ी नादानी की बात है, क्योंकि लोगों को इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। अब रमज़ानुल मुबारक में रोज़े का क्या हुक्म है। समाज के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। एक वो आदमी है जो सेहतमंद है, जाहिर है सेहतमंद है तो उसके अहकाम बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन एक आदमी वो है कि जो बीमार है या फिर मुसाफिर है, तो फिर उसके अहकाम बिल्कुल अलग होंगे। शमी जो है इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, आपको सफ़र में है। जाहिर है जब वो मुसाफिर है तो मुसाफिर के ऊपर इस्लाम ने रोज़ा नहीं रखा है, तो फिर ऐसी सूरत में वो अपने घर पे आकर के उस रोज़े की कज़ा कर लेगा जिस रोज़े को उसने हालत सफ़र में तोड़ा है। क्रिकेट के मैदान में आदमी को बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं ताकत लगानी पड़ती है। दूसरी जानिब ये है कि उसके अंदर ये जज्बात भी मौजूद होते हैं कि हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं। तो फिर मुसलमानों को, ख़ासतौर से नौजवान तबका को इस सिलसिले में बहुत ही संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। कोई भी ऐसा अमल या ऐसी बात न करे कि जिससे उनकी जहालत जो है टपके। इस मामले में सबसे इंटरेस्टिंग बयान यूपी सरकार के फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी लीडर मोहसिन रजा का आया। मोहसिन रजा खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, यूपी की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। मोहसिन रजा ने कहा, देश के लिए खेलना गौरव की बात है। रोजा रखना अल्लाह और बंदे के बीच का मसला है, इसमें मुल्लों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर। आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है। अल्लाह और बंदे के बीच में मुल्ला जब घुस जाता है तब कहीं प्रॉब्लम शुरू होती है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट की है मुल्ला जी ने बेवजह बोलकर, और बेवजह के लिए कि आप माफी मांगिए। अब उनके जहन पर कितना असर पड़ेगा वहां मैच खेलने के दौरान, क्योंकि ये सारा सोशल मीडिया पर चल रहा है। देश के एक खिलाड़ी को और वहां पर मानसिक पीड़ा आपने दे दी है, और सभी लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो शामी के जहन पर भी बहुत बोझ आया होगा। तो इसलिए यही कहा कि मुल्ला का दीन और है, अल्लाह का दीन और है। ये मुल्ला का दीन है जिसको लेकर इस तरह का गलत बयान मुल्ला ने दिया है। तो लिहाजा मुल्ला जी को अपने बयान को भी वापस लेना चाहिए और देश से माफी भी मांगना चाहिए। मोहम्मद शमी को ट्रोल करने के लिए कट्टरपंथी अफगानिस्तान टीम के क्रिकेटर्स और दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन हाशिम अमला का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में रोजा रखकर हाशिम अमला ने 311 रन की पारी खेली थी। फिर शमी ने रोजा क्यों नहीं रखा? हालांकि उनका यह दावा झूठा है, क्योंकि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित पवार ने बताया कि संडे को ऑस्ट्रेलिया के साथ नॉकआउट मैच था, चैंपियनशिप दांव पर थी। ऐसे में शमी ने अगर अपना 100% देने के लिए रोजे के बजाय देश को प्रायोरिटी दी तो इसके लिए उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें ट्रोल करना गलत है। सबके बॉडी टाइप्स अलग अलग होते हैं। आपका अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने रोजा रख के वहां पे परफॉर्म किया, लेकिन ये सबका नहीं होता ना। और परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि कैसे होता है कि ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही है इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, तो शामी भाई को ऐसा लगा होगा कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा या मेरी एनर्जी कम पड़ जाएगी, मेरा बॉल का स्पीड गलत हो गया या कुछ हो गया,
तो शायद इंडिया को वो बहुत महंगा पड़ सकता है, इंडियन टीम को। और उस सिलसिले में उन्होंने धर्म में तो उनका विश्वास होगा, लेकिन रोजा न रखते हुए इंडिया को प्रायोरिटी दी, अपने देश को दी, अपने जो साथीदार है उनको दी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो संदेश है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज वो दे रहे हैं कि बॉस कुछ भी हो, 1% भी मेरे को कम परफॉर्म नहीं करना, नहीं तो मेरी इंडियन टीम और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी हार होगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी चीजें देखनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है। इसलिए मुझे लगता है खेल, आर्मी या ऐसे सामाजिक विषय, उसमें धर्म नहीं आना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने पॉलिटिकल बात की, उसमें धर्म को ले आए। राणे ने कहा मुसलमानों की इसी कट्टरपंथी सोच से उनकी लड़ाई है, ऐसी सोच जो धर्म को देश से आगे रखती है। अब मोहम्मद शमी को भी ये बात समझ में आ रही होगी। इसी कट्टरपन के खिलाफ हम लोग है, इसी कट्टरपन के खिलाफ है। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है इस तरह की चीज। जो मैं बार बार हम लोग कहते हैं, जो इस्लाम में जो लिखा है, या तो तुम इस्लाम स्वीकारो, या तो तुमको धर्मांतर करेंगे, या तो तुमको मार डालेंगे। आज देखो मोहम्मद शमी को भी उसका अनुभव आ रहा है। इसलिए तो हम हमारे हिंदू धर्म का वाहवाह करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके का कट्टरपंथा नहीं है। ऐसा लगता है कि आजकल क्रिकेट स्टार्स को निशाना बनाने का मौसम आ गया है। रोहित शर्मा के बाद अब मोहम्मद शमी का नंबर आ गया। मोहम्मद शमी से ये पूछने वाले कि उन्होंने रमजान के दिनों में पानी क्यों पिया, रोजा क्यों नहीं रखा, ये भूल गए कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया के मेन स्ट्राइक बॉलर हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को हराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। क्रिकेट के मैदान में अगर वो पानी नहीं पिएंगे, एनर्जी ड्रिंक नहीं पिएंगे, तो कैसे परफॉर्म करेंगे। जो लोग मजहब की आड़ में मोहम्मद शमी को कोस रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वो इस्लाम को नहीं जानते। जो मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं, शमी को सच्चा मुसलमान मानने से इनकार कर रहे हैं, असल में वो खुद सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 साल पहले हाशिम अमला से यही सवाल पूछा गया था कि उन्होंने मैच के दौरान रोजा क्यों नहीं रखा। तो अमला ने कहा था कि इस्लाम में जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फास्ट रखने की जरूरत नहीं होती। जब मैं घर जाऊंगा तो रोजे रख लूंगा और सारी कमी पूरी कर लूंगा। मोहम्मद शमी को भी पब्लिसिटी हंगरी मौलानाओं की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि संडे को जब मैच होगा, जब मोहम्मद शमी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे, तो न्यूजीलैंड को हराने में, भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में शमी की बहुत बड़ी भूमिका होगी और पूरे देश को उन पर नाज है और रहेगा। इसी तरह का एक सियासी विवाद आज महाराष्ट्र में हुआ। मां विकास आघाड़ी के नेताओं ने आरएसएस के नेता सुरेश भैयाजी जोशी पर मराठी भाषा के अपमान का इल्जाम लगाकर खूब बयानबाजी की। असल में भैयाजी जोशी ने मुंबई के कार्यक्रम में कह दिया था कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, इसलिए मुंबई में रहने के लिए मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। मां विकास आघाड़ी ने इसे मुद्दा बना दिया और सड़क से लेकर सदन तक भैयाजी जोशी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में मां विकास आघाड़ी के तमाम नेता मुंबई के हुतात्मा चौक पहुंचे, मराठी अस्मिता को लेकर एकजुटता दिखाई। देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा में भी इशू उठाया। आघाड़ी के मेंबर्स का कहना था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मराठी भाषा और मराठी अस्मिता का अपमान कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच तीखी बहस हुई। मामला इतना बढ़ा कि इस सदन को 5 मिनट के लिए adjourn करना पड़ा। इसके बाद चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सरकार का रुख साफ किया। फडणवीस ने कहा कुछ लोग जानबूझकर इसे सियासी मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इसमें कोई शक है ही नहीं कि मराठी ही महाराष्ट्र की भाषा है और किसी ने मराठी भाषा का अपमान नहीं किया। सरकार की भूमिका पक्की है। सरकार की भूमिका पक्की है। मुंबई की, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र शासन की भाषा मराठी ही है। महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखना ही चाहिए। मैंने जो बयान दिया उससे भैयाजी जोशी का मत अलग होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है।
फिर भी मैं एक बार फिर कहता हूं कि मुंबई की भाषा मराठी है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, अन्य भाषाओं का सम्मान है। हम किसी भी भाषा का अपमान नहीं करते हैं, क्योंकि जो खुद की भाषा से प्रेम करता है वो दूसरे का भी सम्मान करता है। दुसऱ्याच्या भाषेवरही प्रेम करू. भैया जी जोशी के जिस बयान पर महाविकास आघाड़ी के नेता सवाल उठा रहे हैं वो उन्होंने कल मुंबई के घाटकोपर में दिया था। मराठी भाषा को लेकर उन्होंने क्या कहा था ये मैं आपको सुनवा देता हूं। याचा अर्थ असा की मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या त्या भागाची काही भाषा असते. तर घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे. गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी देखील मराठी बोलणारे, त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही. भैया जी जोशी मराठी में ही बोल रहे थे, मराठी का अपमान नहीं किया। इतना कहा कि मुंबई में हिंदी, गुजराती, मराठी और दूसरी भाषाएं बोलने वाले भी रहते हैं। ये मुंबई की विशेषता है, इसीलिए मुंबई में आने वालों को अगर मराठी नहीं भी आती तो भी उन्हें भाषा की दिक्कत नहीं होती। बात सिर्फ इतनी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे मराठी के अपमान का इशू बना दिया। उद्धव ठाकरे ने भैया जी जोशी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर दी और कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग महाराष्ट्र को बांटना चाहते हैं, एकता को तोड़ना चाहते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो दूसरे राज्यों में ऐसी बात बोलकर दिखाएं। मी तुम्हाला त्यांना आव्हान देतोय, मैं भैया जी जोशी को चैलेंज देता हूं कि आप ऐसी भाषा अहमदाबाद में बोलकर दिखाएं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बंगाल में ऐसी भाषा बोलकर दिखाएं। सिर्फ भाषण ही नहीं बल्कि भाषण करके सही सलामत वो लौट करके दिखाएं। मराठी मानुष अच्छे दिल का है, दयालु है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और सिर पर मारकर चला जाए। बीजेपी ये मानकर चलती है कि मराठी मानुष तो हमें वोट देगा ही, कहां जाएगा। ये मुंबई को तोड़ना और बांटना चाहते हैं क्या? तोड़िए फोड़िए और राज करिए। ये बहुत ही गलत और विकृत मानसिकता है। कल विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप कोर्ट अगर क्या करते हैं? कोर्ट अगर तो चिल्लर आदमी है। इस तरह मुख्यमंत्री ऐलान करें कि भैया जी क्या करते हो? भैया जी तो चिल्लर आदमी है। या तो वो भैया जी को चिल्लर आदमी के तौर पर घोषित करें, अन्यथा उन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर करें। महाराष्ट्र सरकार में मराठी भाषा का कितना सम्मान है इस बात से पता चलता है कि वहां मराठी भाषा का एक मंत्रालय है, मराठी भाषा के मंत्री हैं और ऐसे मंत्री उदय सामंत ने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया। उदय सामंत ने कहा जो लोग भैया जी जोशी पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं वो तब कहां थे जब अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की और राहुल गांधी ने मराठी को मान देने वाले वीर सावरकर का अपमान किया। मैं मराठी भाषा का मंत्री हूं, मैं खुद बोल रहा हूं कि उनका जो स्पीच था वो पूरा सुनना पड़ेगा, उसमें क्या है वो देखना पड़ेगा और उसके बाद ही बयानबाजी करना उचित है। अभी जो महाविकास आघाड़ी वाले जो राजनीति बना रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। मराठी को बढ़ावा देने का इतिहास में काम स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने किया था। उनका जब राहुल गांधी ने अपमान किया तब उनके ऊपर देशद्रोह का गुना रजिस्टर नहीं हुआ, उसकी मांग नहीं हुई। जब कल अबू आजमी को समर्थन किया अपने अखिलेश जी ने, तो अखिलेश जी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करे ऐसी भी मांग नहीं हुई। और ये छोड़ो, वर्ली में जो पोस्टर लगे थे गुजराती लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में कि हमको चुन के दो, हम आपके हैं, तब कहाँ गया सब मराठी का बड़प्पन। इसके बाद आदित्य ठाकरे सामने आए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आजकल आरएसएस और बीजेपी के लोगों को गुजरात के लोग और गुजराती जुबान पसंद आने लगी है, इसलिए वो मराठी भाषा और मराठियों का अपमान कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि भैया जी जोशी के बयान से अब साफ हो गया है कि मोदी सरकार बुलेट ट्रेन गुजरात तक ही क्यों बना रही है, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात से प्यार है। कल जो सुरेश जोशी ने कहा है, भैया जी जोशी ने कहा है कि घाटकोपर की भाषा गुजराती हो सकती है, बिल्कुल नहीं। मुंबई की भाषा मराठी ही है। भाजपा की प्रथा रही है आज तक, आपने देखा होगा, फिर वो कोश्यारी जी हो, कोरटकर हो, सोलापुरकर हो, हमारे महापुरुषों का अपमान करते आए हैं। फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, महात्मा ज्योतिबा फुले का अपमान हो, सावित्रीबाई फुले का अपमान हो, इस विधान भवन का अपमान हो,
ये सारे लोग, इनकी विचारधारा भाजपा की यही है कि महाराष्ट्र का अपमान करते रहे और महाराष्ट्र को कम कैसे दिखाया जाए। और आज आपको पता चला होगा, मुंबई को पता चल गया होगा कि इनको बुलेट ट्रेन क्यों करनी है। क्यों नहीं इन्होंने बुलेट ट्रेन मुंबई से दिल्ली की, क्यों नहीं इन्होंने बुलेट ट्रेन मुंबई से नागपुर की। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुंबई का अभी आर्थिक महत्व खत्म हो गया है, मुंबई अभी आर्थिक कैपिटल नहीं है, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है। यही भाजपा ने किया है पिछले 10 सालों में। सारे के सारे जो हमारे हेडक्वार्टर्स थे, ऑफिसेस थे, यहां से लेके गए दिल्ली या गुजरात। क्यों होते जा रहे हैं? आदित्य ठाकरे इसमें गुजरात का एंगल लेकर आए तो शरद पवार की एनसीपी ने भी उनका सपोर्ट किया। रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में तो नौकरी के सरकारी विज्ञापन भी गुजराती में छपाए जा रहे हैं ताकि गुजराती लोगों को नौकरी मिले और मराठी लोग देखते रह जाएं। यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट कर रहे हो महाराष्ट्र में कि मराठी नहीं बोला तो भी चलेगा, ये गलत चीज़ है। अभी ये देखो, ये पोस्टर है, स्पॉन्सर्ड बाय हु, ये महाराष्ट्र शासन है। अभी मुझे गुजराती नहीं समझ में आती, जिसको आती उसको पूछा तो उसने कहा ये एम्प्लॉयमेंट का ऐड है। ये कहाँ पे? बम्बई में, धारावी में। अभी इसमें जो लिखा है वो गुजराती में लिखा है। अगर मराठी व्यक्ति वहाँ पे गया उसको पढ़ने आएगा कि ये नहीं आएगा, उसको लगेगा किसी ने कुछ लगाया, खत्म हो गया। अभी जिसको आएगा वही जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, आपको गुजराती आ रही है तो ही आपको नौकरी मिलेगी। ऐसे ही हो रहा है ना, तो इस पे तो एक्शन लेनी चाहिए सरकार ने। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने कहा महाविकास आघाड़ी के नेता मराठी अस्मिता के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं, गुजरात पर हमला बोल रहे हैं, जबकि वही लोग हैं जो चुनाव के दौरान अपने बैनर में केमछो लिखवाकर वोट मांग रहे थे। भैयाजी जोशी जी ने इतना ही कहा कि मुंबई शहर में अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, उतना ही बोला है। उन्होंने कहा बोला कि मराठी इस्तेमाल मत करो। आदित्य ठाकरे जो वर्ली के आमदार है, अपने चुनाव के वक्त वो केमछो वर्ली ये गुजराती में लिख सकते ताकि गुजराती वोट उनको मिले। फिर अभी तुमको गुजराती समाज, गुजराती के ऊपर इतना प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन के वक्त तुमको बैनर लगाना अच्छा लगता है, फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? गुजराती समाज के लोगों के शादियों में तुम लोग जाके नाचते हो, तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब बाद में फिर बाहर आके हाउस में हम इतने मराठी के को मराठी भाषा को हम लोग ही संभालते, ये सब जो नौटंकी है ना, ये नौटंकी का पर्दाफाश होना चाहिए। नीतीश राणे आदित्य ठाकरे को इतिहास याद दिला रहे थे। असल में आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। वर्ली में गुजरातियों की संख्या काफ़ी है, इसलिए चुनाव के दौरान आदित्य ठाकरे ने वर्ली में जो पोस्टर बैनर लगवाए थे उनमें गुजराती में लिखा था केमछो। हालांकि आज कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी के लोग भाषा के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में यह सब नहीं चलेगा। सरकार उनकी है, भैया जी जोशी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। ये इस तरह की भाषाओं का वाद निर्माण कर कर महाराष्ट्र की जनता को आड़े हाथ लेना, ये सरकार की जवाबदारी नहीं होती, क्योंकि हमारा देश विविध भाषाओं का है, विविध जातियों का है, विविध धर्मों का है, और फिर भी हमारा देश एक रहा है। आजादी के बाद 75 साल पूरे हुए, हमारा देश हमेशा एक रहा है। क्या भाषावाद के आधार पर देश तोड़ना ये लोग चाहते हैं? तो इसका जवाब सरकार दे, और सरकार से ये आरएसएस सवाल पूछे, जनता को आड़े हाथ लेने का इनका अधिकार क्या है? सिर्फ वोट लेने का काम ये आरएसएस करेंगी, बीजेपी को जिताने का काम आरएसएस करेंगी। विपक्षी दलों के सारे नेताओं ने जब इस मसले पर बीजेपी और आरएसएस पर सवाल उठाए, फडणवीस को घेरने की कोशिश की, तो भैयाजी जोशी ने एक बार फिर अपना पक्ष सामने रखा। भैयाजी जोशी ने कहा कि वो खुद मराठी हैं, मराठी भाषा बोलते हैं, उन्हें मराठी होने पर गर्व है, लेकिन वो दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करते हैं। इसमें क्या गलत है? एक कार्यक्रम में मेरे कहे हुए एक वक्तव्य को लेकर गलतफहमी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते ही हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है
कि वो भी आकर यहाँ पर मराठी सीखे, मराठी समझे, मराठी पढ़े, इसका आग्रह रहना ही चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी वो एक पहचान है। मैं स्वयं मराठी भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो मराठी के प्रति स्वाभिमान मेरे अंतःकरण में भी है। लेकिन मैं सभी भाषाओं के सह अस्तित्व का भी हम सम्मान करते हैं, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में भारत ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसको हम उसी दृष्टि से देखें, इतना ही मेरा सबसे निवेदन है। इसके बाद एकनाथ शिंदे सामने आए। उन्होंने कहा भैयाजी जोशी ने सफाई दे दी है, इसलिए अब विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शिंदे ने कहा कि जो लोग मराठी और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले बाला साहब की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए, उन्हें मराठी अस्मिता के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भैयाजी जोशी जी ने जो वक्तव्य किया था उसके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, और मैं भी यही कहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा यही प्रथम भाषा, मराठी हमारी माय बोली है, मराठी में हम बोलते हैं। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग की। प्रधानमंत्री जी ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया, इसलिए उनका अभिनंदन भी हम लोगों ने किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया। और इसलिए अभी जिस बारे में ये राजनीति कर रहे विपक्ष वाले, जो लोग जो तो पोस्टर लगा रहे थे दूसरे भाषा में, अभी वो राजनीति कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है। इसलिए जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के मराठी और हिंदुत्व के विचार छोड़ दिए, उन्होंने ये राजनीति बंद करनी चाहिए। असल में भैयाजी जोशी तो खुद मराठी हैं, उनकी मातृभाषा मराठी है, वो मराठी बोलते हैं, तो उन्होंने न तो मुंबई के लोगों का अपमान किया न मराठी भाषा का। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके साथियों ने भैयाजी जोशी का बयान को इशू बनाया। इसकी वजह है बीएमसी का चुनाव। मुंबई में बीएमसी इलेक्शन होना है, उद्धव ठाकरे को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो बीजेपी के खिलाफ मराठी सेंटिमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और भैयाजी जोशी के बयान को मराठी भाषा के खिलाफ बताना इसी रणनीति का हिस्सा है। चुनावी माहौल तो बिहार में भी बन रहा है। तेजस्वी यादव घूम घूम कर नए नए ऐलान कर रहे हैं। आज तेजस्वी ने कहा कि अगर बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो ताड़ी बनाने और बेचने पर पाबंदी को खत्म कर देंगे, शराबबंदी कानून से इसे बाहर कर देंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार की शराबबंदी पूरी तरह फेल हो गई है। शराबबंदी के आड़ में दलितों और पिछड़ों को सताया जाता है, सरकारी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से करीब 13 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 8.5 लाख केस दर्ज हुए हैं। इनमें 99% केस पिछड़ों और दलितों के खिलाफ है। तेजस्वी ने कहा कि ताड़ी बनाने और बेचने का काम पासी समाज के लोग करते हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, इसीलिए उन्होंने तय किया कि सत्ता में आने पर वो ताड़ी बनाने और बेचने को शराबबंदी के कानून से बाहर कर देंगे। पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुका है, कियोस्क हो चुका है, कोर्ट में केसों का फ्लड आ चुका है, जिससे कोर्ट के जजेस से लेकर के सब लोग परेशान हैं। और मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। लगभग आप समझे कि 13 लाख के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और हम कह सकते हैं कि 99% अति पिछड़ा समाज के और दलित समाज के लोगों को गिरफ्तार जो है किया गया है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे, और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी वही व्यवस्था को हम लोग
लागू करने का काम करेंगे। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि हम लोग किसी भी नशा के खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार का समाज नशा मुक्त समाज बने। ताड़ी बेचने पर छूट देना और नशा मुक्त समाज रखना, ये दोनों चीजें कैसे साथ चल सकती हैं? जेडीयू ने तेजस्वी पर तीखा हमला किया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि शराबबंदी पर अब तक बिहार के सभी दल सहमत थे, लेकिन आरजेडी को शराब की बड़ी बड़ी कंपनियों से चुनावी चंदा मिल गया है, इसलिए अब तेजस्वी को शराबबंदी बुरी लगने लगी है। आपने राजनीतिक गुनाह किया। 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब की कंपनियों से आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में लिया है। तो अब तो स्वाभाविक रूप से आपको शराबबंदी के खिलाफ अपना मंतव्य देना होगा। तो आप मंतव्य देने की शुरुआत कर दी है। पेट में दर्द है, सर दर्द की दवा से इसका इलाज संभव नहीं है। शराबबंदी हमारा संकल्प है, इसके लिए खंड खंड में मत बांटिए। तेजस्वी के इस ऐलान पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह के जुमले उछाल रहे हैं, लेकिन न तेजस्वी को सत्ता मिलेगी, न बिहार में शराबबंदी कभी खत्म होगी। महागठबंधन के लोग जो रीति रिवाज से अभी चल रहे हैं, उसमें एक ही चीज लगता है, इन लोगों का उद्देश्य क्या है? इन लोगों का सिर्फ उद्देश्य है कि सत्ता को एन केन प्रकारे न हम प्राप्त कर लें, और सत्ता प्राप्त करने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अब तेजस्वी यादव आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2016 में जिस वक्त नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी का कानून बनाया था, उस वक्त तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने और उनकी पार्टी ने शराबबंदी को इसी रूप में सपोर्ट किया था। ताड़ी बनाने और बेचने पर पाबंदी उसी कानून का हिस्सा थी। तब तेजस्वी को ताड़ी का कारोबार करने वालों की फिक्र क्यों नहीं हुई? हकीकत यह है कि बिहार में 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं। तेजस्वी की नजर वोटों पर है, इसलिए उन्होंने कहा कि ताड़ी बनाने वाले ज्यादातर पासी समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी 2% है, और शराबबंदी के ज्यादातर केसेस पिछड़ों और दलितों के खिलाफ हुए हैं। कुल मिलाकर मामला जातियों के वोट का है, और वोट के लिए ताड़ी से पाबंदी हटाने की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंच गए। धीरेन्द्र शास्त्री अगले 5 दिन तक गोपालगंज में राम कथा करेंगे। इस दौरान 9 मार्च को बांका भी जाएंगे। असल में धीरेन्द्र शास्त्री को कल वैशाली पहुंचना था। वैशाली में वो शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने धीरेन्द्र शास्त्री को वहां न जाने की सलाह दी। पुलिस ने कहा जहां धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम है वो इलाका गंगा के उस पार है, वहां पहुंचने की कोई ब्रिज नहीं है, और उनके कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों के आने की संभावना है। सबको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए परमिशन नहीं दी गई। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे का विरोध किया। आरजेडी के कई नेताओं ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को चुनाव से पहले बीजेपी के फेवर में माहौल बनाने के लिए बिहार बुलाया गया है। उनके आने से माहौल खराब हो सकता है, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि विपक्ष की इस मांग का कोई असर नहीं हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंच गए और उनका भव्य कार्यक्रम भी हो रहा है। क्योंकि विरोधी दलों के नेताओं के विरोध की जानकारी धीरेन्द्र शास्त्री को थी, इसलिए उन्होंने राम कथा की शुरुआत में ही विरोध करने वालों को जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राम के देश में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो राम कथा को रोक सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो किसी पार्टी के नेता नहीं है, सिर्फ सनातन के प्रहरी हैं और हिंदू की राष्ट्र की बात करते हैं और करते रहेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती है। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बिहार आने पे बार बार
उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं, हमें बड़ा दुख लगता है, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है, हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं, एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता पूरे देश में है। जहां भी जाते हैं लाखों लोग उनकी कथा सुनने आते हैं। उनकी वाणी पर ईश्वर की विशेष कृपा है। जब वो सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की हाजिर जवाबी कमाल की है। वो राम कथा और सनातन पर हमला करने वाले हर व्यक्ति की बात का करारा जवाब देते हैं। अब मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाता हूं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। मोदी आज सुबह उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव पहुंचे थे। ये गांव भागीरथी नदी के किनारे बसा है। मुखवा गांव को मां गंगा का मायका कहा जाता है। मोदी ने यहां मां गंगा के मंदिर में पूजा की, फिर मुखवा में गांव के लोगों से मिले। इसके बाद मोदी ने हर्षिल में एक रैली को एड्रेस किया। मोदी ने कहा, ये बाबा केदार, बद्री विशाल और मां गंगा की कृपा है कि उन्हें उत्तराखंड में लंबा वक्त बिताने का अवसर मिला। वो जब भी उत्तराखंड की वादियों में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गए हो। मोदी ने कहा, जब वो काशी से चुनाव लड़ने गए थे तो उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकला था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। मोदी ने कहा, उन्हें वाकई में लगता है कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। उत्तराखंड में पुष्करधामी ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जबरदस्त इनिशिएटिव लिए हैं और आज नरेंद्र मोदी ने एक नया आइडिया दे दिया। मोदी ने कहा कि पहाड़ों पर सर्दियों के मौसम में टूरिस्ट की संख्या कम हो जाती है, जबकि पहाड़ों की खूबसूरती सर्दियों में ज्यादा नजर आती है। इसीलिए उत्तराखंड में घाम तापो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि लोग ठंड के दिनों में यहां आएं और धूप सेकने का आनंद उठाएं।